हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक सवाल जो अभी सबके मन में आ रहा होगा वो ये है कि क्या यदि अगर हम अभी भी स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन तो हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। क्या अभी भी पॉसिबल है नीट को क्रैक करना और अपनी ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना, सिलेक्शन लेना। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपको अपनी नीट जर्नी के थ्रू देना चाहूँगी एंड आई एम श्योर दिस विल गोइंग टू मोटिवेट यू अ लॉट। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना एंड यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट आफ्टर वॉचिंग दिस। एंड वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, तो प्लीज़ एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जर्नी स्टार्ट होती है 11th क्लास में। मैंने पीसीएम भी ली थी और मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया था, बट उसी टाइम कोविड आ गया था जिस वजह से सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया था और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा रूटीन ऐसा था कि सुबह सुबह मुझे लेनी होती थी पहले स्कूल की क्लासेस, फिर आकाश की क्लासेस और उसके बाद मैथ्स की ट्यूशन की क्लास। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था ये। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक स्ट्रेट सीधा क्लासेस होती थी और बीच में ब्रेक भी नहीं मिल पाता था बहुत ज़्यादा। तो शुरू शुरू में तो मैनेज कर लिया, बट ऐसा हो गया था फिर उसके बाद कि मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहा था कि वो कवर ही नहीं हो रहा था मेरा। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कवर अप करने की, बट मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो चुकी थी कोचिंग से भी, स्कूल से भी। तो मतलब वहाँ पे कुछ और चल रहा है, मैं कर बहुत पहले का रही हूँ, तो क्लासेस लेनी भी फिर मैंने छोड़ दी थी। तो ऐसे करते करते 11th निकल गई। जैसे तैसे पास तो कर ली 11th क्लास, बट बेसिक्स भी क्लियर नहीं थे। मुझे पता था कि मैं कितना ज़्यादा पानी में हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता है। बट फिर वही सोचा जो हर बच्चा सोचता है 12th में आने के बाद, कि अब स्टार्ट करेंगे, अब एकदम सीरियस होकर पढ़ेंगे, एक साल है फोड़ देंगे, कर लेंगे। वही सब मैंने भी सोचा। बट 12th में आते ही मैंने एक बहुत गलत डिसीजन ले लिया जिस वजह से मेरी सारी प्रिपरेशन ख़राब हो गई। जो अगर आप लोग 11th में हो तो आप जब 12th में आओगे तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत करना। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि फटाफट से मैं पहले सारी 11th ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं 12th स्टार्ट कर लूँगी। और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरे स्कूल में 12th चल रही थी, मेरी कोचिंग में 12th चल रही थी और मैं लेके बैठ गई 11th क्लास जो मुझे खुद करनी थी। तो मैं अपना अलग ही पढ़े जा रही हूँ और चल कुछ और रहा है। मुझे था कि फटाफट से सारे बैकलॉग्स कर लेती हूँ, जो काफ़ी सारे बच्चे सोचते हैं कि एक बार बैकलॉग खत्म हो जाए फिर साथ साथ चलेंगे। बट ये गलती हो गई मेरी, क्योंकि मैं करने बैठ गई 11th जो कि मेरी सारी ही बैकलॉग थी ऑलमोस्ट। एक दो चैप्टर नहीं था जो मैं फटाफट से कर लूँ, पूरा ही करना था स्टार्टिंग से। और इस चक्कर में मैंने फिर से स्कूल की और कोचिंग की क्लासेस लेना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे 12th चल रही थी और मैं कर रही थी 11th। तो मैं अपना खुद ही करती रहती थी और फिर मैंने क्लासेस भी नहीं ली। और फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद टेस्ट स्टार्ट हो गए कोचिंग में। तो फिर मैंने टेस्ट छोड़ना भी शुरू कर दिया कोचिंग के, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है कुछ 12th, तो मैं दूंगी क्या। तो फिर धीरे धीरे टेस्ट भी छोड़ने लग गई। तो इस तरीके से सारी 12th जो है ना वो मेरी पूरी बैकलॉग होती चली गई। और फिर ये चीज़ मुझे 2-3 महीने बाद जाके रियलाइज़ हुई कि मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। 11th को फटाफट करने के चक्कर में मैंने अपनी 12th पूरी ख़राब कर दी। मैं साथ साथ अगर 12th करती तो एटलीस्ट मेरी 12th टाइम पे ख़त्म हो जाती। बट उस टाइम फिर मैं ऐसी सिचुएशन पे आ गई थी कि मेरी 11th भी पूरी नहीं हो पाई थी, 12th भी मेरी पूरी ख़राब हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अभी 11th में और सोच रहे हो कि 12th में फटाफट से जाके पहले बैकलॉग्स कवर करेंगे, तो ये गलती मत करना, वरना आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप अपनी 12th जो है वो साथ साथ करो। एक बार 12th आपकी टाइम पे ख़त्म हो गई तो आपको लास्ट में 2-3 महीने मिल जाएंगे जहाँ पे आप अपनी 11th को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी। तो मैंने तो ये गलती कर दी थी, मुझे ना 12th अच्छे से आती थी ना 11th मेरी पूरी हुई, तो मैं फंस चुकी थी। तो फिर मैं सीबीएसई बोर्ड से थी और मेरे टाइम पे दो बोर्ड हुए थे, टर्म 1 करके और टर्म 2 करके। तो फिर मैंने सोचा कि छोड़ो सब कुछ, अपने बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं। मैंने पहले टर्म 1 दिया, फिर टर्म 2 दिया। फिर उसके बाद अब मैंने, मेरे नीट जुलाई में था उस टाइम पे, तो मेरे पास थे 1-1.5 महीना बचा था। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब 1-1.5 महीना मेरे पास बचा है, इसमें मैं अगर बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लूँ बहुत अच्छे से, तो मेरे को 540 मार्क्स तो वहीं से मिल जाएंगे। फिर मेरे को फिजिक्स में चाहिए होंगे सिर्फ 80 to 100 मार्क्स अपने सिलेक्शन के लिए। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई और मैंने इस पर वर्क करना शुरू कर दिया। मैं बायो केमिस्ट्री पढ़ती रहती थी सारे दिन और मेरा टारगेट ये था कि मुझे उसमें 540 में से 540 ही लाने हैं। और फिजिक्स मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लिया था। फिजिक्स में तो लिटरली मैंने यही किया था कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे। ठीक है, मैंने सारा सिलेबस भी नहीं किया था, मैंने चैप्टर्स भी छोड़े थे, चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स भी छोड़े थे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के गई थी। और बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कुछ भी नहीं किया था मैंने, मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस ना पीओक्यूज़ पे था। जो क्वेश्चंस आए हुए, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए वही वही देख लिया, उसी फॉर्मूलेस पे देख लिया, वही तरीका देख लिया, तो उसी टाइप का मैंने किया था। वो जो लास्ट में मेरे पास 1 to 1.5 मंथ बचा था, उसमें यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज चलती है हर सब्जेक्ट की, कि ये क्वेश्चंस कर लो इससे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये कर लो। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलती है। तो मैंने ऐसे ही वहाँ से कर लिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करवाए गए थे वीडियोज़ में। और मैंने खुद से तो कुछ भी नहीं किया था। मेरे पास टाइम इतना भी नहीं बचा था कि मैं वन शॉट्स देख के कोई टॉपिक समझ लूँ कर लूँ। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहे थे टीचर्स, मैंने वही कर लिया। जो पेपर क्विज आए हुए हैं मैंने वही देख लिए। जो समझ में आ रहा है वो समझ लिया, क्योंकि मेरा टारगेट तो ये था कि मुझे 80 to 100 मार्क्स चाहिए।
और अगर वो ये सब करके आ जाते तो ठीक है, बाकी अपना बायोकेमिस्ट्री पे फोकस करो। तो मैं इस स्ट्रैटेजी पे चलती चली गई, ठीक है। और उसके बाद जब नीट 2022 का पेपर हुआ तो मेरी सारी स्ट्रैटेजी जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि पेपर एकदम अपोजिट आ गया। फिजिक्स इतनी ज़्यादा इजी कर दी कि अगर कोई बच्चा पढ़ के गया ना फिजिक्स, तो वो मतलब लेजिट उन लोगों ने 160 180 स्कोर करा है बहुत आसानी से। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस टाइम पे पेपर दिया था, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और मैं सिर्फ उसे पीआईक्यूज़ करके गई थी, मैं बहुत सारी फिजिक्स छोड़ के गई थी। तो अब पेपर ईजी आए टफ है मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो वो चीज़ आती ही नहीं थी, मुझे तो छोड़ के ही आनी थी। मैं तो सोच के ही गई थी कि 40 से 50 नंबर का पेपर तो मुझे छोड़ के ही आना है, क्योंकि मैं वो पढ़ के ही नहीं जा रही हूँ। तो मेरे को तो वो छोड़ना ही था। तो अब ईजी आए टफ है वो मैटर ही नहीं करता। और बहुत सारा जो मैं पीआईक्यूज़ पढ़ के गई थी कि इस टाइप की न्यूमेरिकल्स आएगी, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ आया ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल और बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे उस साल, जो मैं नहीं पढ़ के गई थी, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक्स नहीं समझे थे। मैंने तो पीआईक्यूज़ करे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे थे, तो मुझे वो नहीं आते थे। तो मेरा वो बहुत ख़राब हो गया, मैंने बहुत तुक्के मारे थे, बहुत ज़्यादा। और बायोकेमिस्ट्री जहाँ पे मैं सोच के बैठी थी कि मेरे को 540 में से 540 ही चाहिए, मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकती उधर एक भी क्वेश्चन गलत होना। वो टफ आ गया थोड़ा सा कंपैरेटिवली पहले के हिसाब से। तो वहाँ पे भी मेरे नंबर चले गए। तो मतलब फिर पेपर ख़त्म हुआ, मैं 680 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आई थी। एंड आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग कि किसी तरह मैंने जो तुक्के मारे वो कुछ चल जाए और मेरे किसी तरह 600 से ऊपर नंबर बन जाए। बट मेरी किस्मत बहुत फूटी थी, मैं एक भी तुक्का नहीं चला, लेजिट एक भी नहीं चला। और फिर जब पेपर चेक किया तो मेरे 575 मार्क्स बने, और वो मार्क्स ऐसे थे बॉर्डर रेंज पे थे कि ना मैं श्योर हो सकती हूँ कि मेरे को सीट मिल जाएगी, और ना मैं ये हो सकती कि भाई ड्रॉप लेना पड़ेगा। वो बीच में थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। फिर मैंने बहुत सारी कट ऑफ वीडियोस सुनना शुरू कर दिया। तो उन पे यही आ रहा था कि सब यही बोल रहे थे कि कट ऑफ डाउन जाएगी, बट कितनी जाएगी ये नहीं पता था। तो जैसा ये ह्यूमन नेचर होता है, हम लोग हमेशा अपने साथ यही सोच के चलते हैं कि अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने भी वही किया। उस टाइम मैंने सोच लिया कि कट ऑफ डाउन जाएगी और मेरे को सीट मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने ये ज़ूम कर लिया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे 1% ये सोच के चलना चाहिए था कि व्हाट इफ़ अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर एक नंबर से भी मेरी सीट रह गई, तो फिर मैं क्या करूँगी। मैंने बिल्कुल भी नेगेटिव सोचा ही नहीं। उस टाइम पे मैंने बस ये सोच लिया कि हो जाएगा, और मैं घर में भी सबको बोलती रही कि हो जाएगा। और फिर मैंने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मैंने अपना पूरा एन्जॉय किया, बहुत मस्ती मारी सोच के कि अब तो मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मुझे कॉलेज मिलने वाला है, सब कुछ। और उसके बाद मैंने मतलब अपनी कॉलेज की पैकिंग वगैरह सब कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज ढूँढना स्टार्ट कर दिया, प्रेफ़रेंस लिस्ट बनानी स्टार्ट कर दी, सब कुछ स्टार्ट कर दिया था। राउंड 1 हुआ, उसमें नहीं मिला, 2 हुआ, उसमें नहीं मिला, फिर मॉप अप राउंड हुआ, उसमें नहीं मिला, फिर लास्ट राउंड था स्टे वैकेंसी, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा उम्मीदें टिकी हुई थी कि अब आखिरी राउंड है, इसमें मिल जाए मुझे। फिर 22 दिसंबर को लास्ट राउंड का रिजल्ट आया था, जो कि मुझे बहुत अच्छे से याद है सब कुछ। तो उसमें मुझे सीट नहीं मिली थी, कट ऑफ जो है 595 पे क्लोज हो चुकी थी, और मेरे 20 नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था। एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट फॉर मी। मुझे समझ नहीं आता है मेरे साथ हो क्या गया है, और मैं उस चीज़ से प्रोसेस ही नहीं कर पाई थी कि ये हो क्या गया। मतलब मुझे नहीं क्लियर हो रहा था कि ये हो क्या गया। मैंने अज्यूम ही नहीं कर रखा था ऐसा कुछ होगा भी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग इन वर्ड्स। वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट फेज था मेरी लाइफ का, इतना ज़्यादा रोई, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था जो अनएक्सपेक्टेड था। मैं प्रिपेयर ही नहीं थी उस चीज़ के लिए। मैंने 5.5 महीने से जिस चीज़ के लिए सोचा था, मैं तैयारी कर रही थी, मज़े मार रही थी, एकदम से ये हो गया कि वही नहीं हुआ, और अब ड्रॉप लेना है और अगले अटेम्प्ट के लिए पढ़ना है। और नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या गया मेरे साथ। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं आगे करूँ क्या। मतलब एक तरफ मैं फंस चुकी थी कि अब होगा क्या आगे। तो जैसे हम गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, वही चीज़ हुआ। मुझे अपना माइंड मेकअप करने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी तक तो ये सोचे बैठी थी ना मैं कि मैं कॉलेज जाऊँगी, वो लाइफ़ एन्जॉय करूँगी, सब कुछ सोच रही थी। तो उन सपनों से बाहर आके रियल लाइफ़ में मुझे अब स्टार्ट करनी थी नीट की प्रिपरेशन वापस से। तो उस चीज़ में मुझे टाइम लग गया खुद को समझाने में कि अब ये रियलिटी है और अब मुझे इसे फेस करना है। और बहुत हिम्मत जुटाई मैंने वापस से स्टार्ट किया। फिर मैंने 1 जनवरी के राउंड से स्टार्ट किया, एक फ्रेश स्टार्ट करी न्यू ईयर के साथ कि अब मुझे करना है, अब मैं करूँगी, ठीक है। बट इस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एक दिक्कत थी। मैंने एक रिग्रेट के साथ स्टार्ट किया था। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने क्यों सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने क्यों एज्यूम कर लिया अपने आप कि मेरे को सीट मिल जाएगी। मुझे सोचना चाहिए था कि अगर नहीं हुआ तो फिर क्या, मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी, मुझे एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए था, कुछ कुछ तो पढ़ना चाहिए था। मैंने 5.5 महीने पूरे मस्ती मार दी, पूरा बर्बाद कर दिया, और अब मैं ड्रॉप ले रही हूँ, और सिर्फ 4 महीने बचे मेरे आगे। और अगर सीट नहीं मिली, अब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब मेरा तो पूरा सपना चला गया, और मेरी ही गलती की वजह से गया है।
ऊपर से मेरे पेरेंट्स ने मुझे कह दिया था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है और इसके बाद हम और ड्रॉप नहीं दिलवाएँगे, तो अलग प्रेशर था। क्योंकि डॉक्टर बनने का मेरा बचपन का सपना था और सबका था मेरी फैमिली का कि मैं बनूँ, एंड आई डोंट वांट टू लूज़ इट बिकॉज़ ऑफ माय वन सिली मिस्टेक। मुझे यही डर लग रहा था। मैंने जैसे ही पढ़ना स्टार्ट किया, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मैं किताब खोलती थी, पढ़ने बैठती थी, तो मेरे कॉन्स्टेंटली माइंड में ये आता था कि यार अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करूँगी और मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगी? मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया। काश अगर मैं पढ़ लेती तो आज ये सिचुएशन नहीं होती कि 4 महीने में मुझे करना है, स्ट्रेस नहीं होता, प्रेशर नहीं होता। बार-बार मेरे माइंड में एक ही सवाल आ रहा था कि मैंने ड्रॉप तो लिया, मेरा पूरा साल वेस्ट हुआ, पर मेरी प्रिपरेशन सिर्फ़ 4 महीने की है, मैंने सिर्फ़ 4 महीने पढ़ाई करूँगी। अगर बाय चांस मेरा 4 महीने में सिलेक्शन नहीं होता, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था उस टाइम पे मुझे कि भई नहीं हो सकता, कैसे करूँगी? और अगर नहीं हुआ, तो मैं खुद को माफ़ कैसे करूँगी उसके बाद? तो मैं यही सोचती थी कि यार मेरा पूरा ड्रॉप लग गया, पूरा 1 साल लग गया, बट मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे सिर्फ़ 4 महीने मिले और अब 4 महीने में अगर मैं नहीं कर पाई, तो फिर मेरा क्या होगा आगे? तो फिर मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हुए जा रहा था, हुए जा रहा था। फिर मुझे मेरी बहन ने समझाया कि कल नहीं भूलेगी तो कल कैसे बदलेगी? अगर तू पास को लेके बैठी रहेगी, जो गलती हो गई है वो ही सोचती रहेगी, तो जो बचा हुआ टाइम है, वो भी वेस्ट हो जाएगा। अब जो 4 महीने बचे ना तेरे पास, वो भी वेस्ट कर देगी। तो एटलीस्ट अब अपना 4 महीने तो बेस्ट दे, एटलीस्ट ये तो ना हो तुझे बाद में कि 4 महीने तक वो भी खराब कर दिए। फिर मुझे भी बात थोड़ी समझ में आई कि ठीक है, अब जो हो गया वो तो मैं नहीं बदल सकती हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ में है अभी 4 महीने, वो तो मैं अपने हिसाब से कर सकती हूँ, उसमें तो मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ। एटलीस्ट बाद में ये तो होगा कि जब मुझे अकल आई थी, उसके बाद से मैंने अपना बेस्ट दिया। अगर मैं पास को लेके बैठी रहूँगी, तो फिर जो पास में हो गया वो तो हो गया, जो फ्यूचर है वो भी खराब हो जाएगा। अगर मुझे फ्यूचर को बदलना है, तो मुझे पास को छोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं उसे लेके बैठी रहूँगी, अपने दिमाग में चलाती रहूँगी, सोचती रहूँगी वही सब चीज़ें, तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी। और नहीं पढ़ूँगी तो फ्यूचर नहीं चेंज होगा। सेम थिंग मैं आप लोगों को बोलूँगी, अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको भी ये रिग्रेट है मेरी तरह कि यार पास्ट में हमने टाइम वेस्ट कर दिया, काश पहले से कर लेते, तो फिर ये सवाल नहीं होता, 6 महीने का प्रेशर नहीं होता, डर नहीं लग रहा होता, करने की एक होप होती। अगर आपको भी ऐसा सब फील हो रहा है ना इस टाइम पे, तो भूल जाओ पास्ट को। जब तक अपना पास्ट नहीं भूलोगे ना, अपना फ्यूचर नहीं बदल पाओगे। आपको अपने पास्ट से सिर्फ गलतियाँ याद रखनी है कि आपने क्या-क्या गलतियाँ करी और वो गलती आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। लेकिन जो सारे रिग्रेट्स हैं वो सब छोड़ दो। अगर कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में थॉट्स आते रहेंगे, वो सब आपको पुल करते रहेंगे, तो फिर आप नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है, अभी भी आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए, अपना बेस्ट देना है, तो फिर आपको पास्ट भूलना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, पर साथ में अगर रिग्रेट रखोगे, बार-बार पास्ट सोचोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, तो फिर नहीं होगा। तो फिर इसलिए आपको अपना पास्ट भूलना पड़ेगा और एकदम फ़ोकस अब आपको स्टार्ट करना है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, एकदम फ़ोकस होकर सब कुछ स्टार्ट करा करना, और मैंने डिसाइड किया कि मैं एकदम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करूँगी और बिल्कुल भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पढ़ने वाली हूँ। दूसरी चीज़ मैंने डिसाइड करी थी कि मैं कोई भी कोचिंग नहीं जॉइन करूँगी इस टाइम में, मैं सेल्फ स्टडी करूँगी, बिकॉज़ मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। अब 4 महीने बचा, अगर मैं कोई भी कोचिंग जॉइन करती हूँ, तो वहाँ के लेक्चर्स देखने में ही सारा टाइम निकल जाएगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी। तो आई चोज़ सेल्फ स्टडी। बट जो मेजर चैलेंज मेरी प्रिपरेशन में आया वो ये था कि जब मैंने मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करे ना, तो फिर मेरा स्कोर पहले स्टार्टिंग में 400 आ रहा था, 450 आ रहा था, मुझे खींचती गई, पढ़ती गई, तो लास्ट में वो अगेन 575 80 पे आके स्टक हो गया। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग थी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन सिर्फ इसी मार्क्स पे आके रुका था और मैंने ड्रॉप लिया, मैंने वापस से पढ़ाई शुरू करी, मैंने सब कुछ करा, और मैं वापस से इसी मार्क्स पे आके नहीं अटकना चाह रही। तो मेरे को ये था कि अब मैंने ड्रॉप लिया है और मैं इतना खींच के ले आई हूँ, तो बस किसी से 600 पार हो जाए, मेरे को सीट मिल जाए, मेरे को अपना ड्रॉप वेस्ट नहीं करना। तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ का कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मुझे उस टाइम पे ये था कि बस कोई बता दे कि ये कर ले, इससे हो जाएगा, मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस हो जाए। बट मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि दिक्कत आ कहाँ पे रही है, क्योंकि मैं सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ जो जो करना चाहिए आइडियली, बट मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे। मेरे हर मॉक टेस्ट में उसी रेंज में मार्क्स आए जा रहे हैं, 550 टू 600 के बीच में, कभी 580 तो कभी 590, कभी 550। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। बट मैंने अपना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने की, मैंने मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया इस डर से कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और मुझे डर लग रहा है। मैंने स्टिल सारे मॉक टेस्ट दिए। उन सबको देने के बाद मैंने अच्छे से प्रॉपर एनालाइज़ किया कि मेरी क्या गलतियाँ हो रही हैं उन मॉक टेस्ट में। उसके बाद मैंने सारी गलतियों को इम्प्रूव किया, जिस तरह से भी मैं कर सकती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, टॉपिक दोबारा पढ़ के, रिवाइज़ करके, सब कुछ करके, और फिर मैंने मेक श्योर किया कि वो सेम गलती मैं आगे दोबारा ना करूँ। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, हर मॉक टेस्ट में मैंने सेम सारी चीज़ें करी और इस उम्मीद से कि मेरे मार्क्स आएँगे। फिर नीट का दिन आया, मैं कॉन्फिडेंस के साथ नीट का पेपर देने गई
और वहाँ से आने के बाद मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, मेरे कितने मार्क्स आएँगे। पर जब चेक किया और मेरे 666 मार्क्स आए, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने इतनी सारी मेहनत जो करी, मैंने 4 महीने से जो दिन-रात एक किया, इट वाज़ ऑल वर्थ इट। मैं इतनी खुश हुई कि मुझे मतलब पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैंने फाइनली अपने सपने वापस से देखने शुरू कर दिए कि अब फाइनली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊँगी, मेरा सपना पूरा हो जाएगा जो पहले देखे थे और फिर टूट गए थे। बट उस टाइम आई वाज़ श्योर कि अब हो जाएगा। घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इट वाज़ वेरी शॉकिंग अगेन फॉर मी कि मेरे इतने मार्क्स आ कैसे गए? क्योंकि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे, कभी मेरा स्कोर नहीं इंक्रीज़ हो रहा था, उसी रेंज में घूम रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं 620 भी आएगा, नहीं आएगा। और 666 देख के तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी कि ये कैसे हो गया? बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे, उन सबका क्यूमुलेटिव रिज़ल्ट मुझे नीट में मिला है। मैंने मार्क्स कम आने से मॉक टेस्ट देना बंद नहीं किया, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, मैंने सबको एनालाइज़ किया, इम्प्रूव किया गलतियाँ। तो जो गलतियाँ मेरी मॉक टेस्ट में हो रही थी, वो सारी गलतियाँ मैंने नीट में दोबारा नहीं करी। तो वहाँ मुझे मेरा बेस्ट स्कोर मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और आज मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हूँ, जो मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज था, जिसका मैंने सपना देखा था, जो मुझे लगता था कि शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा, बट मेरे को मिल गया। तो ये थी मेरी स्टोरी और मैं इससे आपको यही बताना चाह रही हूँ कि जब 4 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, कि डर रही थी कि यार पता नहीं पॉसिबल है भी नहीं, मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। और फिर जब मैंने गिव अप ना करके करना स्टार्ट किया करना, तो मुझे मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल गया, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो आप लोग भी अगर अभी डर रहे हो, सोच रहे हो कि पता नहीं यार पॉसिबल भी है या नहीं, मिलेगा या नहीं, कर भी पाएँगे या नहीं, क्या हम एम्स मिल सकता है, ये सब डाउट्स आपके मन में आ रहे हैं ना, अब इन सबको हटाओ और करना शुरू करो। अगर अपना 100% देते हो ना तो डेफ़िनेटली पॉसिबल है। जब मैं 4 में कर सकती हूँ ना, तो आप 6 में भी कर सकते हो, बस आपको करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने किसी से नहीं पूछा कि क्या अभी भी पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि मेरे पास अब स्कोप ही नहीं था। मुझे पता था मेरा आखिरी अटेम्प्ट है और जो है यही है। तो मैं ये पूछती ही नहीं थी कि क्या अभी भी पॉसिबल है या नहीं। मेरे दिमाग में पता क्या था? इट वाज़ सो क्लियर, क्योंकि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो जो है वो यही है, मुझे इसी में करना है। अगर कोई कहता भी था ना कि अब पॉसिबल नहीं, अब नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद से यही कहती थी कि यार मेरे पास तो अब और कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुझे इसी में करना है, तो चाहे पॉसिबल हो या ना हो, मैं करके रहूँगी इसी में। तो अगर आप लोग पैशनेट हो ना, तो आपको पॉसिबल है या नहीं इससे मैटर होना ही नहीं चाहिए। आपके माइंड में बस एक चीज़ होनी चाहिए कि यार जो है यही है और हमें इसी में ही करना है। अब और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ड्रॉप का ऑप्शन ही नहीं है। तो जब भी पढ़ाई करो और एकदम से ओवरथिंक करने लगो और दिमाग में ऐसा आने लगे कि क्या यार पॉसिबल भी है, हो भी पाएगा, कर भी पाऊँगा या नहीं, तो खुद से यही बोलो कि जो है यही है और मुझे इसी में करना है और मैं करके रहूँगा, बात खत्म। पॉसिबल ना पॉसिबल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। करना है और इसी में करना है और करके रहेंगे, बात खत्म। एंड आई नो काफ़ी सारे बच्चे अब ये बोलने वाले हैं कि दीदी आपने पहले अटेम्प्ट में 575 आए थे, तो इसलिए आपका 4 महीने में हो गया, हमारा नहीं होगा, हम एकदम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार देखो, वो 575 में फिज़िक्स एकदम नील बटा नील थी, जो मैंने आपको बताया, और मैंने एकदम बेसिक से मतलब शुरू से स्टार्ट करी थी फिज़िक्स। ठीक है, अपने ड्रॉप ईयर में। और उसके बाद रही बात बायोकेमिस्ट्री, जो मैंने पढ़ी थी जेनुइनली, वो मैं मानती हूँ मैंने पढ़ी थी, बट क्योंकि 5.5 महीने का इतना बड़ा गैप लग गया था, और बायो एंड केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आप भूल जाओगे। और अगर आप खुद भी अगर आप पढ़ रहे हो भी, तो आपको पता होगा कि अगर आप ना रिवाइज़ करो तो आप बायो केमिस्ट्री का चैप्टर आपको भूला हुआ लगता है। आपको लगता है कि यार नहीं याद आ रहा है, तो पूरा भूल गए। तो आपके साथ भी चीज़ होती है। और मैंने तो पूरा 5.5 महीने का इतना बड़ा गैप लगा दिया था, उसमें मैंने जितनी भी पढ़ी थी सारी, वो सब मैं भूल चुकी थी। तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि मैंने एनसीईआरटी खोली और मुझे चीज़ें याद आ गई है, ऐसा नहीं था। मैंने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। मैंने सारे उम्मीद बैच के दोबारा से लेक्चर्स लिए थे, मैंने क्वेश्चंस करे थे, मैंने एनसीईआरटी बार-बार फिर से पढ़ी थी, मैंने मॉक टेस्ट फिर से दिए थे, तो इट वाज़ अ स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। 575 से 666 नहीं गया था, ज़ीरो से ही गया था। मुझे पता है उस वक़्त मेरी कितनी बुरी हालत थी और मैं कितना ज़्यादा स्ट्रेस में मैंने पढ़ाई करी है, वापस से रिस्टार्ट किया है। तो बहुत टफ़ था यार वो। मतलब लग रहा होगा कि पहले का याद होता है, बट नहीं होता। वो तब रहता जब मैं उसके बाद ही नीट का पेपर देने के बाद वापस से स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रिपरेशन, जो कि मैंने नहीं करी थी। तो नहीं था, सब कुछ भूल चुकी थी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माई नीट जर्नी एंड आई रियली होप कि आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिली उससे और अब एक पुश मिला हो कि अब स्टार्ट करना है और कैसे करना है, सब कुछ क्लियर भी हुआ हो थोड़ा बहुत। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों के जितना ज़्यादा कर सकते हो, बिना लाइक किए मत जाना वीडियो को। चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो यार, आपको तो प्लीज़ एक बटन ही दबाना होता है फ्री में, प्लीज़ दबा दो।
मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो। एंड आप लोगों की जो सरप्राइज़ की बात मैंने करी थी वो ये है, जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और वो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है और कहाँ से रिसोर्सेज मिलेंगे, तो आप लोगों के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ अपलोड कर रखा है। आपको बस जाना है और उसे ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके फटाफट अभी के अभी ज्वाइन कर लो उसे। वहाँ पे आपको मिल जाएगी सारी बुक्स, जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ, वहाँ पे आपको मेडिजी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आप नोट्स पढ़ सकते हो। उसके अलावा फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, एक्सेप्शन शीट्स, साइंटिस्ट के नेम्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो बहुत सारा मटेरियल है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है उधर। सो इवन इफ अभी आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं भी की है, तो भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से लेके। तो जाओ, ज्वाइन करो उधर और सारा मटेरियल जो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है उस सबका मैक्सिमम बेनिफिट लो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बता के जाना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।